नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जाम गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, टारगेट एसएससी जीडी 2021 ये आपको समझना जो लिखा है अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। दोस्तों, एसएससी जीडी की अगर आग है तुम लोगों को, अगर निकालना चाहते हो 2021 में, तो अगर आपने हिंदी चुना है, एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं। अगर आप यूपीएसआई एसएससी जीडी फॉरेस्ट गार्ड कि अगर कोई भी जॉब पाना चाहते हैं तो इस हिंदी मैराथन टॉप 100 प्रश्न को देखना ना भूलें दोस्तों, नहीं तो आप लोगों के लिए बस टाइम पास रह जाएगा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने इस 100 में से 80 नहीं कर दिखाया तो बस आप टाइम पास कर रहे हो, बिल्कुल 100% से हो रहा है। दोस्तों, टारगेट एसएससी जीडी 2021 का अगर आप इसका पीडीएफ भी 100 का 100 प्रश्न का पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना होगा और सर्च करना होगा एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। अगर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भी मिल जाएगी, वहां से जाकर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। कभी कभी टेलीग्राम लिंक नहीं काम करती है तो आप सीधे जाकर सर्च करिए एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर और डायरेक्ट जुड़कर पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, इसका आंसर आप लोगों को देना है। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द क्या है? दोस्तों, देखते ही आपको पता चल गया होगा, एकत्र, नीरस और योगी राज जो है यह एक शुद्ध शब्द है। मंत्रिमंडल अशुद्ध है क्योंकि मंत्रिमंडल इस तरह लिखा जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताना है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन से हैं? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो देखते ही दोस्तों आपको पता चल गया होगा, वीणा, वाष्प, सिंदूर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो लिखा है साप्ताहिक यह गलत है क्योंकि साप्ताहिक ना होकर साप्ताहिक लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन से हैं? इन चारों में बताना है अशुद्ध शब्द। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ईर्ष्या बिल्कुल सही लिखा है, अनुकूल बिल्कुल सही है, आशीर्वाद बिल्कुल सही है, लेकिन नक्षत्र बिल्कुल गलत लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, नक्षत्र में थोड़ी से बहुत गलती हो गई है और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। दोस्तों, नक्षत्र इस तरह लिखा जाता है ना कि उस तरह, तो यह गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसका आंसर फटाफट आपको देना है। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। दोस्तों, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें जो वाक्य दिए गए हैं उसमें विपथगा जो है, विपथगा मतलब नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी, वायु, सखा, हुतासन, विभावसु, ये सब जो हैं आग के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा दोस्तों, लिप्सा मीन्स भी इच्छा होता है, कामना मीन्स भी इच्छा होता है, स्पृहा मीन्स भी इच्छा होता है, लेकिन यातना मीन्स नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फटाफट आपको आंसर देना है। दोस्तों, मेघ, पुष्प, नीर, अंबु ये सब पानी का पर्यायवाची है, लेकिन सर पानी का पर्यायवाची नहीं है। सरमी से होता है बाण। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों, देखते ही आपको पता चल गया होगा कि सदन, शाला, निकेतन ये सभी घर के पर्यायवाची हैं, लेकिन पावक जो है वह घर का पर्यायवाची नहीं है। तो यह किसका है दोस्तों? पावक जो है यह अग्नि का पर्यायवाची है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, विशेषण जो है वह कितने प्रकार के होते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों इसका पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम जो है वह 6 प्रकार का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों जल्द से जल्द आपके लिए स्टैटिक जी के, रीजनिंग और मैथ का भी क्लास आने वाला है, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? दोस्तों उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? दोस्तों रचना के दृष्टि से शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। संज्ञा कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? तो दोस्तों संज्ञा के जो भेद हैं वे 5 भेद होते हैं। आपको पता होगा कौन कौन सा है? व्यक्तवाचक संज्ञा और जातवाचक संज्ञा, और दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और एक होता है व्यक्तवाचक, जातवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक, और एक और बचता है जिसका नाम है दोस्तों समूह, जाति, पदार्थ, व्यक्त, और एक बच रहा है जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा, जिसका नाम है भाव। ये पांचों आपको याद रखना होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आपको फटाफट देना होगा। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? दोस्तों विकारी के 4 भेद होते हैं और अविकारी के भी 4 भेद होते हैं, दोनों मिलके बनते हैं 8 भेद, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों ये कृपा तो नहीं हो सकता, जाति, नमक नहीं हो सकता, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कुलीन एक संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, यथासंभव में कौन सा समास है? दोस्तों यथासंभव में अगर आगे यथा आ जाए, प्रति आ जाए, तो आपको देखना है केवल केवल अव्ययी भाव समास, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक में कौन सा समास है? तो दोस्तों प्रत्येक अभी मैंने बताया, प्रति आ गया तो अव्ययी भाव समास, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तिरंगा बताना है, तिरंगा में कौन सा समास? दोस्तों 3 रंगों का समूह, देखना है ध्यान से, 3 रंगों का समूह, इसमें एक विशेषता भी बताई जा सकती है। 3 रंगों का समूह अर्थात कौन सा हो सकता है? जो कि हो सकता है हमारा प्यारा भारत का झंडा। 3 रंगों का समूह, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग जो रूप है वह है कवयत्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, फटाफट इसका आंसर दीजिए कि पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों पेड़ से फल गिरा, जब कोई वस्तु अगर पेड़ से या कहीं से नीचे गिरे तो वहाँ अपादान कारक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, इसका आंसर फटाफट आपको देना है कि छा वर्ण किस योग से बना है? छा वर्ण जो है दोस्तों यका प्लस सा से बना है, आपको याद रखना, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह स्वर नहीं, एक व्यंजन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, मैंने जो कलेक्ट किए हैं 20 क्वेश्चन के 5 प्रैक्टिस इसमें मैंने कलेक्ट किया, जो कि 100 क्वेश्चन है। 100 में अगर आपने 80 कर दिखाया तो मान जाऊंगा कि आप हिंदी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दोस्तों नीचे आपको कमेंट में बताना होगा कि आपने 100 में कितने कर दिखाया। तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है? पश्च स्वर नहीं है, आपको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों जो पश्च स्वर नहीं है वह हो जाएगा आपका आ एक पश्च स्वर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, गलती थोड़ी सी, आ पीछे अक्षर जाता है, पश्च स्वर है दोस्तों। आ देखिए, आ बोलकर आपका जीभ जो है वह पीछे जा रहा है यार। तो इसका करेक्ट आंसर पूछा गया पश्च स्वर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा,
निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम आपको बता दें। एक छ, त्रिक, ज्ञा और स्रा, ये चारों होते हैं। तो इनमें आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको बताना या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन में आते हैं। तो या, रा, ला, वा जो है वह एक अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण बताना है। कंठ ध्वनियाँ उन्हें कहते हैं जो का, खा, गा, घा, अंगा, इसमें कुछ भी मिल जाए वह कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों कंठोष्ठ कहा गया है, यहाँ पर ये है दोस्तों गलती थोड़ी सी हो गई है, यहाँ पर ये नहीं होगा। कंठ ध्वनियाँ दोस्तों का होता है। अगर कंठ तालब भी कहा जाता तो हम मान लेते कि ये सही होता। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। दोस्तों कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गलती हो जाती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको बताना है कुमुदनी कौन सा सही है। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि जो ऑप्शन नंबर बी लिखा है वह कुमुदनी कहा जाता है, वही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द बताइए। तो स्रोत आपको देखते ही पता चल गया कि स्रोत एक शुद्ध शब्द है। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम पर जुड़कर आप भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सर्च करना होगा एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो जब दो वर्ण का मेल होता है तो उन्हें हम संधि कहते हैं। जो अंत में लगता है उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जो आगे लगता है उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और जब दो शब्दों का मेल हो जाए वहाँ हम समास कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो अपने मित्र तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों सदैव में जो प्रयुक्त संधि है, अगर कभी भी ऊपर डबल मात्रा लग जाए तो वो आपको याद रखना है वृद्धि संधि। लेकिन वृद्धि संधि किसका पार्ट है अगर बात हम करें तो वह है एक स्वर संधि का पार्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। दोस्तों पवित्र जब आप लिखते हैं तो पो प्लस इत्र लिखते हैं, और जब जब इस तरह लिखा गया तब तब अयादि संधि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति प्लस याद, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके सामने है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों निराशा का सही संधि विच्छेद होगा नि प्लस आशा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। महोष्ण का सही संधि विच्छेद। दोस्तों महा प्लस ऊष्ण देखते ही खुद पता चला गया होगा कि कौन सा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महा प्लस ऊष्ण। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दोस्तों जब जब संधि में ऊपर एक मात्रा चढ़ जाए तो आप आंख मूंद कर बोल देना कि वह गुण संधि कहलाती है। अगर डबल चढ़ जाए तो वह वृद्धि संधि कहलाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, फटाफट आंसर दीजिए। असोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। दोस्तों असोदा में प्रयुक्त संधि, तो देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें जो संधि है वह एक विसर्ग संधि है। लिखा जाता है अस प्लस दोस्तों उदाह, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वागतम में प्रयुक्त संधि, जब जब आधा मात्रा लगे दोस्तों तो क्या होता है, यड़ संधि होता है। लेकिन दोस्तों याद आपको रखना पड़ेगा कि जहाँ पर या वारा में कभी भी आधा अक्षर लग जाए तो वह सदैव यड़ संधि कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बना है। तो दोस्तों वह जो शब्द बना है वह बना है उद्धार, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके
सामने है। तो दोस्तों अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस आय। अनु प्लस आय जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बीच में एक फ़ोन आ गया था इसलिए डिस्टर्ब होना पड़ा। अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा अनु प्लस आय जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय है? तो कृदंत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो क्रिया से बना हो। तो दोस्तों क्रिया है बेचना, इसमें लगा है बिकाऊ, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसका आंसर फटाफट देना है। दोस्तों आंसर दिख गया, आप लोग तो खुद समझ गए होंगे कि पाठशाला में किस प्रकार का शब्द है। तो वह यौगिक शब्द है। कैसे समझ गए कि यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जिसका अगर खंड किया जाए तो उसमें एक अर्थ निकले, जैसे पाठ प्लस शाला दोनों में अर्थ निकलता है, तो यह एक यौगिक शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, का वर्ण किस योग से बना है? तो का वर्ण जो बना है वह का प्लस आ से बना है जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऊष्म और संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों ऊष्म और संयुक्त व्यंजन किसके प्रकार हैं पूछा जा रहा है। तो ये किसके प्रकार होंगे? ये होंगे दोस्तों व्यंजन के प्रकार, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देना है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सा किस प्रकार का व्यंजन है? तो सा जो है ऊष्म व्यंजन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस शब्द में वर्ष दोस्तों संबंधी अशुद्धि है? किस शब्द में अशुद्धि है आपको बताना है। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों जो लिखा है यहाँ पे अमरूद, अमरूद में दोस्तों बिल्कुल शुद्ध है, अमरूद तो बिल्कुल शुद्ध है। अनुकूल, अनुकूल दोस्तों ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वाक्य यहाँ पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक होगा, इसे हम इग्नोर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसका आंसर आपको देना है। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? लिंग प्रत्यय अशुद्धियां तो आपको बताना है गायिका अनाथा। दोस्तों ये पहले बताओ कि गायिका, नारी, अनाथा और गोपी में कौन सा है? तो नारी, ये कौन सा होता है दोस्तों? नारी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, आपको बताना है किसमें नहीं है। तो दोस्तों आपको देखते ही पता चल गया होगा कि जो ऑप्शन नंबर डी है बुद्धिमान में थोड़ी बहुत भी गलत नहीं है। इसमें इस तरह मान में और सत्यचित इस तरह लगा होता है, तो इससे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं, उनको बताना है। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि पहुंच में भी ये चंद्र बिंदी लगती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसका आंसर आपको फटाफट देना है। इनमें से योजक चिन्ह कौन से हैं? तो योजक चिन्ह आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये योजक चिन्ह कहलाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है? तो दोस्तों जातिवाचक होता है बूढ़ा, और बूढ़ा से बना है बुढ़ापा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? दोस्तों समूह देखते ही आपको पता चल गया होगा कि सभा बैठती है, यहाँ पर कई लोग होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट इसका आंसर आपको देना है। इनमें से कौन सी शब्द में लिंग अशुद्धि है, आपको बताना। लिंग की हाँ कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? गिलास, अदालत की दोनों, कि इनमें से कोई नहीं है? आपको फटाफट आंसर देना है। तो दोस्तों गिलास क्या हो, मेरा गिलास कि मेरी गिलास? मेरे गिलास, ना कि मेरी गिलास, तो ये भी पुल्लिंग। अदालत में सुनवाई की जाती है कि दोस्तों किया जाता है? मेरी अदालत होता है, मेरा अदालत होता है, मेरी अदालत, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया दोस्तों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
ये बिल्कुल सही होगा, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? दोस्तों देखते ही आपको पता चल गया होगा कि गेहूं पिस रहा है, यह एक अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? आपको बताना है कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो दोस्तों देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि विशेषण उपवाक्य जो है वह कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों विशेषण उपवाक्य हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर जो का प्रयोग हो वह सदैव विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना होगा और सर्च करना होगा एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्तों उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो इसमें कौन सा वाक्य है आपको देखना है इसका करेक्ट आंसर। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि संयुक्त वाक्य, जहां पर की जुड़ जाए वहाँ संयुक्त वाक्य हो जाता है और जहाँ पर जो जुड़ जाए वहाँ मिश्र वाक्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? तो दोस्तों अल्प विराम कहा जाता है ऑप्शन नंबर, दोस्तों अल्प विराम कहा जाता है ऑप्शन नंबर दोस्तों ये को, इन्हें हम कहते हैं अर्ध विराम। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो दोस्तों अर्ध विराम चिन्ह हम इन्हें कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अरे उसने तो कमाल कर दिया। वाक्य में आपको बताना है, कुछ नहीं करना मित्र, कुछ नहीं करना, केवल आपको याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पर विस्मयाद बोधक का चिन्ह लग जाए वहाँ सदैव विस्मयाद बोधक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों बहुत मेहनत से मैंने ये अगर बनाया है पीडीएफ, और अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो दोस्तों थोड़ा सा दुख तो होता है और मोटिवेट होकर हम फिर पीडीएफ बनाने में संकोच करते हैं कि जब व्यू ही नहीं आ रहा है तो बनाने से वीडियो क्या फ़ायदा। तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत आप लोग प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाक्य आपके सामने रहा कि राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? तो राम घर गया उसने माँ को देखा, तो कि अतः उसने माँ को देखा, तो उसका करेक्ट आंसर और उसने माँ को देखा संयुक्त वाक्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस इंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान बताना है। दोस्तों ता जो है वह दंत से चलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, का वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों का वर्ण जो है का प्लस आ के योग से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, सा कौन सा व्यंजन है? आपको बताना है सा कौन सा व्यंजन है। तो दोस्तों सा एक उसमें व्यंजन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ण संबंधी अशुद्धि है। वर्ण संबंधी अशुद्धि जिसमें आगामी आगमी वर्ण संबंधी अशुद्धि दोस्तों आगे पूरा नहीं है लिखा है, नहीं है तो आगामी गलत है, आगमी लिखा है, आगामी होना चाहिए, इस पर इस तरह आगामी लिखा जाता, तो इसमें तो है। अध्ययन में भी है, उज्ज्वल में भी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि अधीन बिल्कुल सही होगा। बताइए इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? समास संबंधी अशुद्धियां हैं, तो देखते ही आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि समास संबंधी अशुद्धियां, एक तारा दोस्तों इसमें समास संबंधी अशुद्धि है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? तो दोस्तों इन तीनों में है लेकिन भविष्यत में नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है दोस्तों। हाँ लिखा है नहीं है अशुद्धियाँ दोस्तों, थोड़ी सी गलती होगा, भविष्यत भी सही लिखा गया है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक कर दी गई है। हलंत संबंधी अशुद्धि भविष्यत इसी तरह लिखा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा संस्कृत में। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु अशुद्धियां? तो दोस्तों ये अभी अभी क्वेश्चन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। योजक चिन्ह दोस्तों ये भी हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, संज्ञा के कितने प्रकार हैं दोस्तों? तो आपने देखा कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी आपको बताना है, तो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि लंबाई जो है एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से कौन से शब्द में पुल्लिंग है? तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा रिपीट हो गया, अदालत। इसमें दोस्तों अदालत एक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि अदालत में सुनवाई की जाती है, तो जाती मतलब स्त्रीलिंग। और गिलास मेरा गिलास होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो कि अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको फटाफट देना है कि मैंने इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है? दोस्तों कर्म का मतलब है जिसमें को लगा हो, तो किस में लगा है? मैंने हरि को, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में समूहवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों समूहवाचक संज्ञा सभा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी जातवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों जातवाचक संज्ञा, इसमें दोस्तों जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया। इनमें से कौन सी जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो इसमें बुढ़ापा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वनाम के कितने भेद हैं? दोस्तों सर्वनाम के कुल 11 भेद हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कितने प्रकार हैं सर्वनाम के, तो 6 प्रकार हैं। श्याम सोता है कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों जहाँ सोया जाता है, पिया जाता है, उड़ा जाता है, वहाँ सदैव अकर्मक क्रिया होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों जहाँ सोना आ जाए, रोना आ जाए, उड़ना आ जाए, ये तीनों दोस्तों अकर्मक क्रिया होते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं? आपको फटाफट इसका आंसर देना होगा। तो धातु जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी में बनाया गया है? तो आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। तत्सम से हिंदी बनाया गया है, जो कि आपका होगा आम, क्योंकि आम का तत्सम होता है आम्र। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, हुए कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है? कालवाचक अव्यय है, तो वह कहाँ जाएगा? वह पेड़ के नीचे है। अब से ऐसी बात नहीं होगी, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अब से ऐसी बात नहीं होगी। इसे हम कालवाचक अव्यय लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? दोस्तों आपने बहुत अलंकार सुना होगा, लेकिन यह उल्लेख अलंकार नहीं सुना होगा, और जब जब पेपर में पूछा जाता है यही एग्जाम्पल ही रखा जाता है, इसलिए इसको याद बिल्कुल रखना होगा आपको कि इसका करेक्ट आंसर उल्लेख अलंकार होगा। संदेशन मधवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा संदेशन मधुवन कूप भरे, तो इसका करेक्ट आंसर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार उन्हें कहते हैं जहां पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही होगा। बीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो दोस्तों बीर या आल्हा जो है वह एक वार्णिक छंद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? घृणा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्रोध किसका स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है वह रौद्र का स्थायी भाव है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको देना है, जल्द से बताइए। हिंदी के साहित्य का 9वां रस कौन सा माना गया? तो शांत रस माना गया। इसका स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव है निर्वेद। इसका स्थायी भाव है निर्वेद, ये आपको याद रखना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता का अर्थ क्या है? दोस्तों कहने का मतलब एक साथ दो लाभ, गलत, बुरी आदत का शिकार, झूठी दिखावा करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि इसका आंसर देखते दोस्तों आपको दिख गया होगा, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो इसके मतलब है कि बुरे काम से बुराई मिलना, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक तो करेला आप तीता दीज नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। दोस्तों एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे को अच्छे से संग होना, बुरे को बुरे से संग होना। दूसरा नीम चढ़ा। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि ये कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही होगा। निम्नलिखित में से शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका 3 भेद होते हैं, अभिज्ञा, व्यंजना, लक्षणा, न कि रस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपके सामने है। जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ है सुंदर वस्त्र के साथ सुंदर वस्त्र मेल, बेढंगा होना, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सभी साथी एक जैसे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नाश कर देना का सही मुहावरा है दोस्तों पानी में आग लगा देना, पानी फेर देना, पानी होना। तो करेक्ट आंसर देखते ही पता चल गया होगा, पानी फेर देना। हर काम में उसने सब कुछ नाश कर दिया, पानी फेर दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना। दिल पक जाना, अत्यंत पीड़ित होना, अच्छा लगना, कष्ट पहुंचना, प्रेम ना होना। तो करेक्ट आंसर है अत्यंत पीड़ित हो जाना, काफी अत्यंत पीड़ित हो जाना, मतलब पूरा दिल ही पक गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधा तीतर आधा बटेर देखते ही आपको पता चल गया, बेमेल तथा बेढंगा होना। अंतर का पट खुलना मतलब भेद खोलना, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अंतर का पट खोलना, विवेक से काम लेना, भेद खोलना। तो इसका करेक्ट आंसर सॉरी दोस्तों हाँ विवेक से काम लेना ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया मतलब परिश्रम के बिना ही फल पर जाना, गलत। श्रम करने पर कुछ ना मिलना, गलत। कम परिश्रम करना बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका टा ठा डा ये कौन सा व्यंजन है। तो दोस्तों यह है एक मूर्धन्य व्यंजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों यहाँ पे टा ठा दोस्तों ये अगर इस तरह होता, जो ध्यान से समझे, डा दोस्तों सही है। टा ठा डा डा ये जो है डा है ये मूर्धन्य होगा। अगर अंग टा ठा डा डा अड़ाव फिर जो का खा गा गा अंगा होता, तो हम नासिक के व्यंजन करते। तो
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका जो होगा वह होगा कौन सा, मूर्धन्य व्यंजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना का मतलब वह बहुत ही अनुभवी होना, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह रहा लास्ट प्रश्न, मैंने 100 प्रश्न कंप्लीट कर दिए। और अब आप कमेंट में बताओ कि आपने 100 में कितने प्रश्न किए। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ें और सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।